हेलो गाइस, देखिए भी हम अपने केमिस्ट्री के अंदर हम अपना टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमें जो पढ़ना है वो आज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने वैसे भी ट्रू सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस कर ली थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। हेट्रोजीनियस नेचर, सबसे पहला क्या आता है? हेट्रोजीनियस नेचर। आपके जो कोलोइडल सॉल्यूशंस रहते हैं वो हेट्रोजीनियस रहते हैं, दैट मीन्स कंपोजिशन जो रहेगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, that is composition is not uniform, non-uniform. सेकंड बात करते हैं फिल्ट्रेबिलिटी की। हमने देखा था ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। So colloidal solutions are not filtered by ordinary filter paper, but are filtered by अल्ट्रा फिल्टर पेपर। थर्ड की बात करते हैं स्टेबिलिटी की। आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। वो स्टेबल भी क्यों रहते हैं? ड्यू टू जिगजैग मोशन या ब्रोनियन मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, ब्रोनियन मूवमेंट को डिटेल में हमें पढ़ना है। हम क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा, ये ABC चल रहा था आपका। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज ऑफ जिगजैग मोशन। फोर्थ बात करते हैं हम विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी की जब बात करेंगे तो विजिबिलिटी के केस में क्या हो रहेगा? अभी आपको पता है ट्रू सॉल्यूशंस आपके ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस आपके ट्रांसलूसेंट रहते हैं, एंड आपके सस्पेंशन ओपेक रहते हैं। सो कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट इन नेचर। कैसे रहते हैं भी आपके? ट्रांसलूसेंट। दूसरा, आप इनको देख पाओगे, इनके पार्टिकल्स को, एंड देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसके पार्टिकल्स को देख पाओगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख पाओगे। तो ये तो बात हुई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अभी बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन में पढ़ा था आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करेंगी भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो वहाँ पे आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हम प्रीफर करते हैं ओवर अदर, क्यों करते हैं? तो देखिए दादा, क्यों करते हैं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था
ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो चेंज हमें दिखता है वो लार्ज चेंज होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अगर स्मॉल हैं देन आपका जो चेंज आएगा वो अप्रिशिएबल चेंज आपको दिखता है। वाइल इन केस ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं तो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चेंज दिखेगा वो अप्रिशिएबल चेंज नहीं दिखेगा। उसको एग्जामाइन कर पाना, उसको डिटरमाइन कर पाना डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। इसलिए हम किसको यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे यूज होगी। कैसे यूज होगी? आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था, या तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहेंगे या एग्रीगेट्स की फॉर्म में आपके रहेंगे। अगर पार्टिकल भी स्मॉल है अगर देन वो एग्रीगेट्स बना के कोलोइडल रेंज में आएगा। तो कोलोइडल रेंज में आएगा तो जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन रहेंगे उसके अंदर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहेंगे? कम, रिलेटिवली वेरी स्मॉल रहेंगे आपके। इसकी वजह से जो दूसरे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनकी वैल्यू आपकी इतनी अप्रिशिएबल नहीं आती है, कंसिडरेबल नहीं आती है। जो चेंज आपको दिखता है वो इतना नहीं दिखता है। सेम सच से आपके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलता है। बट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपको अच्छा चेंज दिखाता है जिसको आप एग्जामाइन कर पाओ। इसलिए हम कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए जब मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर और भी कोई हम प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम ऑलवेज ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रीफर करते हैं। तो देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर of colloidal solution दो स्मॉलर रहेगा बट फिर भी आपका चेंज आपको दिखेगा। स्मॉलर देन ट्रू सॉल्यूशन आपके को इज द ओनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी which is used to determine किसके लिए यूज होगा? टू डिटरमाइन द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, टू डिटरमाइन विद द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करनी है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को करोगे। क्यों? दूसरों को क्यों नहीं करोगे? अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट यूज्ड बिकॉज colloidal particles having large size and their number of particles per unit volume is relatively small। क्या रहेगा? रिलेटिवली स्मॉल। सो आपका अप्रिशिएबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी। किसकी बात करते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सो अभी हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका आता है ब्रोनियन मूवमेंट। ये आपने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा होगा, जिगजैग मोशन जो हम बोलते हैं। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने।
किसने दिया था भाई? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या होता है ब्रोमियन मूवमेंट? बेसिकली आपको पता है आपके कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस रहते हैं, दैट मीन्स कंपोजिशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो जो बम्बार्डमेंट होगी, सपोज करो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल है, ये आपका डिस्पर्ज फेज का पार्टिकल है। किसका? डिस्पर्ज फेज का। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो एक तरफ कहीं ज़्यादा होंगे, एक तरफ आपके इधर आपको दिख रहा है ज़्यादा आपके को डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल, इधर कम आपके हैं। तो अनबैलेंस्ड क्या होता है? ये आपके कंटिन्यूसली इसके साथ कोलाइड करते रहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल कंटिन्यूसली डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं, बट हेट्रोजीनियस नेचर की वजह से कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। सो जो कोलिजन है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट हो रही है डिस्पर्जन मीडियम की ओवर द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। उसकी वजह से एक बार इधर से आपको कोई स्ट्राइक कर रहा है, ये इधर मूव कर गया, फिर ये स्ट्राइक कर रहा है, इधर मूव कर गया, रेंडमली किसी भी मोशन में आपका घूम रहा है पार्टिकल, इस मोशन को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोनियन मूवमेंट। तो देखिए, जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हो कोलोइडल पार्टिकल्स को, तो आपको दिखता है कि जो आपके डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन की स्टेट में हैं। उसका रीजन अभी मैंने बताया, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स ओवर द डिस्पर्ज फेज पार्टिकल्स। हेट्रोजीनियस है, इसकी वजह से आपको जिगजैग मोशन या ब्रोनियन मूवमेंट देखने को मिलता है। एक और चीज़, ये जो आपका ब्रोनियन मूवमेंट है, ब्रोनियन मोशन है, ये इंडिपेंडेंट रहेगा नेचर ऑफ कोलाइड से। कैसा कोलाइड है डजेंट मैटर, बट डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी। पार्टिकल साइज अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो आपका मोशन जो रहेगा, ब्रोनियन मूवमेंट रहेगा, वो स्लो रहेगा या कम रहेगा। अगर आपकी विस्कोसिटी कम रहेगी तो आपका मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या होती है भाई? इंटरनल फ्रिक्शन। अगर इंटरनल फ्रिक्शन कम रहेगा तो मूवमेंट फास्ट रहेगा, पार्टिकल साइज स्मॉल रहेगा, देन मूवमेंट फास्ट रहेगा। अगर विस्कोसिटी हाई रहेगी तो ब्रोनियन मूवमेंट का रेट भी स्लो रहेगा। पार्टिकल साइज अगर आपका लार्ज है देन आपका ब्रोनियन मूवमेंट क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। तो देखो, लिखते हैं, when colloidal solutions are seen through इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो हम देख ही नहीं सकते, अभी हमने डील किया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? द कोलोइडल पार्टिकल्स are in the state of zigzag motion, which is called ब्रोनियन मूवमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो आपका ये है कि आपका जो ब्रोनियन मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट है किससे? नेचर ऑफ सोलवेंट, और वी कैन से नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ कोलोइड्स, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सभी से द ब्रोनियन मूवमेंट is independent of nature of colloids but depend on size of colloidal particle and
viscosity of solution. सो यहाँ पे पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी पे कैसे आपको डिपेंड करेगा, लार्जर द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल and larger the viscosity of solution, lesser will be the Brownian movement. या फिर हम स्लोअर भी बोल सकते हैं लेसर की जगह। अभी आता है कोज। आपका क्या कोज होता है? तो कोज अभी हमने डिस्कस किया था, अनबैलेंस्ड bombardment of dispersion medium particle. Brownian movement is because of unbalanced bombardment of dispersion medium particle on dispersed phase particles due to heterogeneous nature. Heterogeneous nature of colloidal solutions. ये क्या आपका ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से ही आपकी स्टेबिलिटी रहती है कोलोइडल सॉल्यूशंस की। उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज पार्टिकल कभी इधर मूव करता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता है। ड्यू टू ब्रोनियन मूवमेंट colloidal solutions are stable. ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? स्टेबल रहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपका किसको वो करता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करता है बाई काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सेकंड, ब्रोनियन मूवमेंट आपका एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। ये आपका ब्रोनियन मूवमेंट। उसके बाद सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ पढ़ा था आपने पढ़ा था इस ही चैप्टर में। हम डायलिसिस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बोलते थे क्रिस्टलोइड डिफ्यूज कर जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन डिफ्यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ पे हमने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है? नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे जो कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जो हैं वो भी डिफ्यूज करते हैं, बट उनका साइज लार्ज होने की वजह से जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, बहुत ही लो रहता है। द कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल moves from higher concentration to lower concentration
but their rate of diffusion is slow. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये बात होगी आपकी किसकी? डिफ्यूजन की। नेक्स्ट आता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, हमने अभी बात की थी, वो ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से क्या नहीं करते, सेटल डाउन नहीं होते हैं, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्टेबल रहते हैं। बट वो जो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को एग्जामाइन नहीं किया जाता, उसको टाइम लगता है, काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, बट वो चीज़ शो होती है। सेडिमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। इसी फिनोमेना को कोलोइडल पार्टिकल्स जब सेटल डाउन होते हैं विद ड्यू टू इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सेडिमेंटेशन। दी कोलोइडल पार्टिकल्स are settled down due to effect of gravity at a very slow rate. This phenomena is called sedimentation. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे आके आपकी क्या हो गया, यहाँ पे आके आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी ख़त्म होती हैं। अभी जो आपकी आएगी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो आपने लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसको आप पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट के अंदर। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आप एक देखिए टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं। अपने पास एक सपोज कीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन है, और इस कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू हम एक लाइट सोर्स से लाइट पास करते हैं। जब लाइट आएगी तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ पे आके सपोज करो ये यहाँ पे पहुँच गई, तो ये यहाँ पे आके सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। उसकी वजह से उस स्कैटरिंग से आपको क्या होगा, आपको उस लाइट का पाथ दिखेगा, उस लाइट का पाथ दिखेगा। और ये ऑब्जर्व कहाँ होगी? राइट एंगल पे। अगर आप राइट एंगल से देखोगे तब आपको ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज ये चीज़ आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। अगर आप 180 डिग्री से देखोगे देन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। सो टिंडल इफेक्ट क्या है? बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन ड्यू टू विच पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। आपकी बीम की, अब नॉर्मली आप ने देखा होगा फ़ोन की, जब हम टॉर्च जलाते हैं रात को, उस टाइम पे अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो हमें बीम दिखती है, आपको पास दिखता है, वो पार्टिकल्स जो हैं डस्ट पार्टिकल वो भी दिखते हैं। किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो यही चीज़ जब आप लाइट को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हो, कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज लार्ज है, वो क्या करेंगे? स्कैटरिंग करेंगे लाइट की, और उसकी वजह से आपको बीम का पाथ विजिबल रहेगा। और ये चीज़, ये ऑब्जर्वेशन आपको कम मिलेगी जब आप राइट एंगल से देखोगे। इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं क्या? आपका टिंडल इफ़ेक्ट। तो क्या होगा? दी फिनोमिना of scattering of light by colloidal particles
ड्यू टू विच path of beam become visible is called Tyndall effect। उसको क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। और जो आपको बीम आपको जो ऑब्टेन होगी, जो पाथ आपको दिखेगा, उस पाथ को हम बोलेंगे टिंडल कोण। द इल्यूमिनेटेड पाथ, जो आपको पाथ दिखेगा ऑफ बीम इज कॉल्ड टिंडल कोण। अब देखिए क्या होगा, क्या कंडीशन होंगी जिनके जो आपके टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए। कंडीशन टू शो टिंडल इफेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन, जो आपका कोलोइडल पार्टिकल रहेगा, डिस्पर फेज का जो पार्टिकल रहेगा, उसका डायमीटर आपकी वेवलेंथ, जो आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल is not much less than the wavelength of light used। फर्स्ट कंडीशन आपकी है। सेकंड कंडीशन, जो आपका डिस्पर्स फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लार्जली डिफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्जली डिफरेंस होना चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होने चाहिए? लार्जली डिफर होने चाहिए। डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट आपके हेट्रोजीनियस नेचर को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? हेट्रोजीनियस नेचर को। एक्सप्लेन द heterogeneous nature of colloidal solution। बिकॉज आपको पाथ दिखेगा, क्लियरली विजिबल रहेगा। इसका यूज कहाँ हुआ? एक आपके साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने क्या किया, इस टिंडल इफेक्ट का यूज करके आपका एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, कि जिसको हम बोलते थे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उस टाइम पे एक यूज होता था, तो हम यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कहाँ यूज हुआ? देखिए भाई, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर यूज हुआ। with the help of Tyndall effect, a scientist named, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? सिग्मोडी। जेड यहाँ पे साइलेंट रहेगा। सिग्मोडी, ND। उसने क्या किया?
उसने एक डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट, साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। कैसे किया देखिए भाई, उसने क्या किया, एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया और उसके ऊपर लाइट बीम डालता। जैसे लाइट बीम डालेगा क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, और लाइट को स्कैटर करने पे आपको बीम जो है वो क्लियरली दिखेगी, बीम पाथ जो है वो क्लियरली दिखेगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, आपके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनको आपको देखना है वो डार्क स्पॉट्स की तरह आपको दिखेंगे, क्लियरली नहीं दिखेंगे, आपको डार्क स्पॉट्स दिखेगा जहाँ से स्कैटरिंग दिखेगी। तो वहाँ से इस चीज़ की डिस्कवरी हुई, जो आपको पहले यूज होता था, आजकल ये यूज नहीं होता है। आप जब लाइट डालोगे तो क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशंस पे कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर करेंगे और उनकी स्कैटरिंग आपको डार्क स्पॉट्स की तरह दिखेगी, एग्जैक्ट आपको कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो ये आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट है। सेकंड जो आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है वो आता है कलर। कलर जो है वो आपका डिपेंड करता है किस तरह की आपने लाइट यूज की है, कौन सी आपकी लाइट स्कैटर जो आपने लाइट यूज की है उसमें किस वेवलेंथ की आपकी लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन the wavelength of scattered light by the colloidal particles। जैसे आपको जो जिस वेवलेंथ की आपकी रेडिएशन स्कैटर होगी उसी रेडिएशंस की। सेकंड थिंग जो आपका कलर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन also depend on size and nature of particles। ठीक है भाई, ये आपकी यहाँ पे आके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। अभी आपकी एक प्रॉपर्टी रह रही है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरोसिस, जीटा पोटेंशियल, एंड वो सब हम डिटेल में डील करेंगे, वो सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको पढ़िए, बाकी मैं डाउट क्लास लेने वाला हूँ, उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।